शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल, यहाँ हम बात करेंगे नए भारत की, साथ ही साथ अखबारों में प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरों की ओर भी आपको लिए चलेंगे। हम बात करेंगे आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी आपको दिखाएंगे झलक, क्योंकि त्योहारी सीजन हो चुका है शुरू। साथ ही साथ खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, बात करेंगे इसकी भी। बिल्कुल, और साथ ही करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। बिल्कुल, तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर होगी बातचीत। नासिक से आज उड़ान भरने को तैयार स्वदेशी तेजस मार्क 1A। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। बिहार में पहले चरण का आखिरी नामांकन आज, नहीं सुलझी महागठबंधन की गांठ। कांग्रेस ने जारी की 48 प्रत्याशियों की सूची, तो वहीं अमित शाह बीजेपी के चुनावी अभियान को देंगे धार। गुजरात में आज होगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी, सरकार के सभी मंत्रियों ने कल दिया था इस्तीफा। और अयोध्या में आज से दीपोत्सव, 30 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन होगी प्रभु श्री राम की नगरी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। जी हां, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। साथ ही अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर है, तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर अपने देश लौट जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ बैठक की थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच उर्वरक, औषधि, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने साझा विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय वायुसेना को आज तेजस MQ-1A विमान मिलने जा रहा है, जो आसमान में उसकी ताकत को और इजाफा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा से स्वदेशी MK-1A विमान वायुसेना को सौंपे जाएंगे। ये देश के विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही आपको बता दें कि तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम और अत्याधुनिक मारक क्षमता से भी ये लैस है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है
और इसमें हवा में ही ईंधन भरने की भी क्षमता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री LCA तेजस MK-1A की तीसरी और HTT-40 दूसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। तो तेजस आज वायुसेना को मिलने जा रहा है और ये अपग्रेडेड वर्जन है जो वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। तेजस MK-1A स्वदेशी तकनीक और उत्पादन पर आधारित है। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इससे वायुसेना को और मजबूती भी मिलेगी। इसके साथ ही स्वदेशी का जो हमारा नारा है वो भी और सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो तेजस MK-1A अधिक हथियार ले जाने की भी क्षमता इसमें है और साथ ही हवा में ईंधन भी इसमें भरा जा सकता है। एडवांस एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम, उन्नत मारक क्षमता, ये तमाम इसकी खासियत है और सीधे तौर पर इसे तेजस का अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तेजस MK-1A को जो अपने आप में कई सारी इसमें खासियत है, स्वदेशी तकनीक है और साथ ही उत्पादन पर ये आधारित है और इसके जरिए वायुसेना को और मजबूती भी मिलेगी क्योंकि ये हवा में ही रह करके इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है और ज्यादा हथियार ले जाने की भी क्षमता तेजस MK-1A के अंदर है। तो रक्षा क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है कि हम किस तरह से स्वदेशी रक्षा स्रोतों को तैयार कर सकते हैं, तो उसी कड़ी में तेजस भी आज भारत को मिलने जा रहा है जो स्वदेशी तकनीक से लैस है और उत्पादन पर आधारित, साथ ही साथ 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाला ये तेजस है। और इसी पर चलिए सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे का जो ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले तो सुप्रभात। और आज आप जिस जगह मौजूद है वहां की किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही, क्योंकि आज वायुसेना को तेजस MK-1A भी मिलने जा रहा है जो वायुसेना की जो शक्तियां हैं उसमें और इजाफा करेगा। अक्षय, देखिए, अगर बात की जाए नासिक की इस फैसिलिटी की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा देश को सबसे पहले LCA तेजस दिया गया और उसके बाद तेजस में कई सारे बदलाव करके, कई सारे अपग्रेड्स करके तेजस मार्क 1A का आज फर्स्ट फ्लाइट की होगी नासिक के अंदर और उसके साथ ही तीसरी जो असेंबली लाइन है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। केवल तेजस ही नहीं बल्कि हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो HAL बनाता है, उसकी भी सेकंड असेंबली लाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब जो हमारी भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट्स बनाने की जो क्षमता है उसमें एक बड़ी वृद्धि होने वाली है। अब देखा जाए तो पिछली जो दो फैसिलिटीज है जहां पर तेजस को बनाया जा सकता है मार्क 1A को, वहां से साल में तकरीबन 8 तेजस फाइटर जेट्स बनाए जा सकेंगे और तो पिछली दो फैसिलिटीज को मिलाकर 16 की संख्या बनती थी, लेकिन अब नई फैसिलिटी लाइन खुलने से उस संख्या में लगभग 2 गुना वृद्धि होने वाली है। लगभग एक तरह से देखा जाए 50% इंक्रीज होने वाला है और अब 24 तेजस मार्क 1A हर साल भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दे पाएगा। उसके साथ ही जो हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसमें भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अब एक तरह से अगर नासिक की बात की जाए तो एक्साइटमेंट है, असेंबली लाइन खुलने से लोगों के लिए रोजगार पैदा हो रहे हैं और यही एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का दिखाया था कि अगर हम भारत में ही बनाएंगे ये जो हम अरबों खरबों रुपए के जो फाइटर जेट्स विदेश से खरीदते हैं, तो न सिर्फ हमारे अपने हम सुदृढ़ होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि रोजगारों के भी कई सारे मौके देश को मिलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी वृद्धि इससे होगी। जी अक्षय, लेकिन इसके साथ ही अक्षय अगर हम देखिए तो स्वदेशी तकनीक के भी उस पर भी यह आधारित है और इसके जरिए अगर इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसकी महत्वपूर्ण खासियत है अक्षय? तो तमाम खासियत से लैस है तेजस MK-1A जो आज भारत को मिलने जा रहा है स्वदेशी युद्धक विमान। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
तो हमारे संवाददाता अक्षय बता रहे थे कि किस तरह से तेजस स्वदेशी निर्मित युद्धक विमान है जो आज भारत को मिलने जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री का इस बात पर जोर है कि हम रक्षा क्षेत्र में किस तरह से स्वदेशी उपकरण तैयार कर सकते हैं और उसी कड़ी में आज भारत का एक और कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब रुक करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी, यानी कि कुछ ही घंटे अब शेष हैं। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में भी मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और पहले चरण के चुनाव में कई हाई प्रोफाइल नाम भी हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा, बांकीपुर से नितिन नवनीत, राघोपुर से तेजस्वी यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, दानापुर से राम कृपाल यादव, छपरा से खेसारी लाल यादव और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू इस बार चुनावी मैदान में हैं और जिन पर इस समय सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और वहीं 6 नवंबर को 121 सीट पर होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन की जाए तो एनडीए के दिग्गज प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की आज तरैया और अमनौर में 2 जनसभा है। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं और ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है। और वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के नाम इसमें सबसे ऊपर हैं और इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रमुख प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। भाजपा की सूची में बिहार के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, अश्विनी चौबे, सत्येंद्र दुबे, बाबूलाल मरांडी और गोपाल जी ठाकुर जैसे नाम शामिल किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने इस बार भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े लोकप्रिय चेहरों मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी प्रचार सूची में स्थान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ये सभी नेता आने वाले हफ्तों में बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं, रोड शो और संवाद कार्यक्रम करेंगे जिससे चुनावी माहौल को गति दी जा सके। और इसके साथ ही शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में गठबंधन दल एक साथ तो हैं, लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार में इस बार यही नजर आ रहा है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस, आरजेडी समेत विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआईएम और सीपीआई जैसे घटक दलों में ऐसी गांठ इस समय नजर आ रही है जो सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुल ही नहीं पाई। कल देर शाम तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी कांग्रेस से नाराज थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया और बात बन गई है। सहनी महागठबंधन में उचित हिस्सा नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे और उन्होंने लगभग नाता तोड़ लिया था। सहनी बिहार में निषाद समुदाय के नेता हैं जो राज्य की आबादी का लगभग 2.5 यानी कि 2.5% है। और इसी के साथ इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से ही चुनावी मैदान में है।
पार्टी के अनुसार अगर हम देखें तो इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बाकी बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है, लगभग कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। महागठबंधन की स्थिति तो लगातार सामने है, चुनाव सभी महागठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन एकता नजर नहीं आ रही है, गांठ सुलझ नहीं पाई आखिर तक। देखिए, सुबह अभी 8:30 सवा 8 का वक्त हो रहा है और आज शाम 5 बजे तक नामांकन जो है पहले चरण के लिए वो बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वही तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस बात पे राजी नहीं हो सके हैं कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जैसे कल कांग्रेस ने 48 सीट्स पे अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वही तय नहीं है। जब फॉर्मूला ही नहीं तय है तो किस तरीके से जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर रहा है। एक दूसरी तरफ आप अगर बेगूसराय में देखेंगे तो कुछ सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सीपीआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्लियरिटी कहीं नजर आ नहीं रही है कि महागठबंधन में क्या होना है। कल शाम तक मुकेश सहनी जिस तरीके से नाराज चल रहे थे और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले तो 2 बार रीशेड्यूल किया और फिर तीसरी बार में रद्द किया। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फिर 4 बजे शाम को कर रहे थे। उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 6 बजे था। फिर बताया गया कि उनकी बात राहुल गांधी से हो गई, जिसके बाद जो उनकी समस्या थी उसका समाधान हो गया। तो जो क्लैरिटी है महागठबंधन में नेताओं को ही नहीं है तो कार्यकर्ताओं को कैसे होगी और वो अपनी बात वोटर्स तक कैसे पहुंचा पाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। जी। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो शुरुआत से ही इस तरीके की खबरें भी सामने आई। हालांकि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये बात कहेगी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम सभी जानते हैं कि ठीक तो नहीं चल रहा है। अगर ठीक होता तो समय रहते ही ये सूची या यूं कहें कि सीट बंटवारा समय रहते ही हो जाता। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए तो इस मामले में कई कदम महागठबंधन से आगे निकल चुकी है, क्योंकि एक तय समय पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। एक तय समय पर जो उनके घटक दल थे उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए। 243 सीट है, 243 कैंडिडेट के नाम आ चुके हैं और ज्यादातर ने अपने नामांकन कर लिए हैं। कुछ जो बचे हुए हैं वो आज नामांकन करेंगे। तो जो समन्वय एनडीए में देखने को मिल रहा है, जितना ज्यादा घनिष्ठता एनडीए में देखने को मिल रही है, उतना ही ज्यादा जो मतभेद है वो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है और उतना ही ज्यादा बिखराव भी महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो तस्वीर है, जो उनके नेता है तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दीपंकर भट्टाचार्य हो, वो लगातार ही एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो तो सबके सामने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने कारवा को बढ़ाते आगे। गुजरात में आज नई कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से खासा अहम माना जा रहा है। पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण को परखने की तैयारी में है और तैयारी में जुट चुकी है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले पार्टी जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना चुकी है। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री रहे विश्वकर्मा को सीआर पाटिल की जगह कमान सौंपी गई। समझा जा सकता है कि बदलाव के जरिए भाजपा राज्य में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है और साथ ही पार्टी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का भी संकेत इसके जरिए देना चाहती है। और वहीं आपको बताएं कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान कंपाला स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वहां एक पौधा लगाया। पौधारोपण की ये तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि ये अभियान निरंतर सक्रियता बढ़ा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। और चलिए इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में पोलिश सशस्त्र बलों के जनरल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मारेक अर्काड्विज के साथ बैठक की और इस बैठक में रक्षा सहयोग को गहरा करने, सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में समन्वय को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मारेक अर्काड्यूज सोकोलवस्की यूएनटीसीसी 2025 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। तो स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म करने से बीमा ग्राहकों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस फैसले के लिए लोग मोदी सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में जीएसटी में तमाम तरह की छूटें दी है। इसका बाजार पर असर नजर आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफ़ी खुश हूँ। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल जो मेरा प्रीमियम बना था वो लगभग 23,000 रुपये का बना था, वो इस साल कम होकर 19,000 का है। तो ये 4,000 का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मुझे मिला है वो जीएसटी कम करने की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य वस्तुओं और मदों पर जो जीएसटी कम हुआ है उसका पूरी तरह क्रियान्वयन सरकार लागू करे। और वहीं जीएसटी दरों में सुधारों का एमएसएमई सेक्टर पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ा है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे उनके लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना और आसान हो गया है। हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है एमएसएमई। भारतीय सरकार ने भी उसको जाना, माना और उसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जो जीएसटी लग रही है उस जीएसटी के अंतर्गत उसको सरलीकरण किया गया एवं जो टैक्स स्लैब था उन टैक्स स्लैब को भी कम किया गया। ये एक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकार द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में की गई कटौती से मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिल रही है। इस ऐतिहासिक कदम की असम के गुवाहाटी में सराहना की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे एक सकारात्मक निर्णय बताया है जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह हटाने से मरीजों को आर्थिक बोझ से राहत मिली है। इससे न केवल इलाज सस्ता हुआ है बल्कि जरूरतमंद मरीजों तक दवाओं की पहुंच भी आसान हो गई है। फायदा हुआ है। जैसे मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, मुझे लगभग हर महीने में 2,500 से 3,000 रुपया का दवाई हमेशा लगता है, लेकिन ये जो रेट कम हुआ है तो हम लोग के लिए आसान हुआ है। जो टैक्स था 12%, ये तो 5% हो गया। जो 18% था वो भी 5% हो गया। जो 5% था कैंसर का, मारन व्याधि का दवाई, ये तो 0% टैक्स हो गया। जो पुराना एमआरपी का है उससे 12% का जो टैक्स था ये हम
6.25% लेस करके दे रहा हूँ। 18% का जो GST था ये 11.2% घटा के हम दे रहा हूँ। GST घटाने के बाद हमारा यह जो 23rd को इम्प्लीमेंट हुआ है उसी दिन से ही हम लोग यह घटाकर 12% जो टैक्स था हमारा वो अभी 5% आ गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 6.25 इंस्टेंटली सबको दे रहे हैं। और इसके साथ जो कैंसर का मेडिसिन जो है उसमें तो टैक्स भी नहीं है। और बेबी फूड है और की जो स्टेशनरी आइटम जो है उसको भी टैक्स रिड्यूस कर दिया है और पब्लिक बहुत खुश है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां योगी सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया है। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जिसके बाद महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अक्टूबर से नकद भुगतान का भी निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मार्च 2026 तक 1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करने का भी फैसला लिया है। और वहीं दिल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के आह्वान पर लोग काफी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इस त्योहारी मौसम में स्वदेशी उत्पादों को लेकर लोगों में खासा उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। तो देखिए इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। जब बात त्योहार की होती है तो सबकी नज़र एक जगह पर जा टिकती है कि इस बार शॉपिंग अगर आप करने जाते हैं तो क्या कुछ नया खरीद के लाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि स्वदेशी के लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट को लगातार लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं इसी एक खादी इंडिया के शॉप को आप देख पा रहे हैं, जहां वो तमाम जो प्रोडक्ट हैं जो आप अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और तमाम ग्राहक जो हैं अलग अलग जगहों से निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ खरीदते हैं और स्वदेशी को कैसे अपने घरों तक पहुँचाते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग भी हैं। मैम, आपने बहुत हर्बल प्रोडक्ट खरीदा है, मेहंदी खरीदी है, स्वदेशी को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिना मिलावटी के है और मैं सोचती हूँ कि अपने देश पे जो सामान बन रहा है और जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है वो बिना मिलावट के ही होगा, प्योर होगा और हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। सर ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, सर एक बार जरा दिखाइए। बहुत कुछ खरीदा हुआ है सर आपने, क्या क्या है सर इसमें? सब कुछ केमिकल फ्री है, बाहर सब कुछ आपको साबुन में हर चीज़ में केमिकल मिलेगा और यहाँ पे ये सब हेल्दी प्रोडक्ट्स कहेंगे हम इनको। हाँ, ये एक अच्छी सोच है बिकॉज हमारे देश का हम क्या कर रहे हैं कि आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ले लेते हैं जो फैंसी हैं, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ही इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और तो हमारे देश के अपने लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए ना। सर बहुत गर्व होता है और जिस तरीके से इस देश में स्वदेशी के लिए और अपनी चीज़ों के लिए जो बोध होने लगा है आज के दिन में, लगता है कि हाँ सच में हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व है। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, ये एक विचारधारा थी जिसको प्रमोट करने का काम हमारी सरकार के लोगों ने किया है और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वदेशी जो चीज़ है वो अच्छी तो होती हैं, कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल प्योर होती हैं। बच्चों को भी ये लगता है कि खाने में जैसे कि प्योरिटी होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि स्वदेशी को प्रमोशन मिलना चाहिए और इसी वजह से लगातार जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो इस त्योहारी सीजन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। और वहीं राजधानी दिल्ली के जनपथ मार्केट में भी लोगों की भीड़ खरीदारी करते हुए नजर आ रही है, जहां ग्राहकों को हाथों से बने हुए भारतीय सामान काफी भा रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने जनपथ मार्केट में दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। स्वदेशी की होती है तो लोग लगातार कपड़ों पर सबसे पहले उनकी निगाह जाकर बन जाते हैं। और ऐसे ही देखिए हम आप पहुंचे हैं जनपद की इस खूबसूरत मार्केट में, जहां पर आपको ये हैंडमेड बनी हुई जो कपड़े हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। दुपट्टे के फॉर्म में कुछ नज़र आ रहा है, कुछ खरीद भी रहे हैं। मैम, उनसे भी ज़रा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नेचुरली जो हैंडलूम में बनता है, जो तांती लोग बैठ के उसमें ताना बना करके वो एक चीज़ बनता है,
उसका जो धागे का काउंट होता है उतना मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो मजबूती होता है रेयॉन में उसमें नहीं होता है। हैंडमेड प्रोडक्ट हैं वो कैसे लुभाते हैं, क्योंकि आप तो कस्टमर्स को देखते हैं ना केवल इंडियन कस्टमर, अब तो फॉरेनर्स भी आते हैं तो वो भारतीय परिधान लेके जाते हैं। सर यहाँ पे क्या होता है, सब ये हैंडमेड्स होते हैं और हैंडमेड्स की बहुत वैल्यू है। आजकल जो मशीन्स बन गई है, सब जो फैब्रिक बन रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू नहीं है अभी, जो हैंड वर्क है उसकी बहुत वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे स्वदेशी जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं। क्या कुछ है, इसको बनाने में कितने दिन का समय जाता है आप लोगों का? ये एक पीस बनाने में कम से कम 2 दिन लगता है, हमें 2 दिन लगता है तब जाके ये बनता है। पहले ये पैटर्न बनता है, फिर उसके बाद ये स्टोन लगते हैं, सब में घुंघरू लगाते हैं, सब अलग अलग स्टाइल करके फिर बनाते हैं हम। तो देखिए सारा कुछ हाथ का काम है और आभूषण भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, साथ ही कपड़े भी आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे और कस्टमर्स जो हैं वो खासा यहाँ लेने के लिए पहुँचते हैं। और ख़ासियत भी इसकी यही है क्योंकि जिस तरीके से स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अपनाना चाहिए और यहाँ पर वो नज़र भी आता है। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। तो दिवाली नज़दीक है और वोकल फॉर लोकल की स्वदेशी भावना अब जोर भी पकड़ रही है। इस साल उपभोक्ता तेजी से हस्तनिर्मित, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुन रहे हैं, जो कारीगरों और छोटे व्यवसायों के समर्थन के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शा रहा है। मुंबई से देखिए ये रिपोर्ट। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। कई उत्पादों में अब प्राकृतिक सामग्री और नवीन डिजाइन शामिल हैं, जो परंपरा को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिलाते हैं। हम मुंबई के प्रसिद्ध कंदील गली गए, जो टिकाऊ सामग्रियों से बनी हस्त निर्मित लालटेन के लिए जानी जाती है। हमारा मतलब आकाश कंदील बहुत बिकता है और स्वदेशी लोग ज़्यादा मांगते हैं, स्वदेशी को ही डिमांड ज़्यादा है। वो हमने वुडन का फ्रेम का बनाया है, मतलब जगदम्बा महाराज का, शिवाजी महाराज का बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्रेम में, और अच्छा रिस्पांस है ग्राहक का। इस साल हमने अलग यही रखा है कि कापड़ी रखा है, वेलवेट रखा है, जिलेटिन रखा है। ये अपना कागदी तो हर साल होता ही है, तो इस साल बस कापड़ी और जिलेटिन लाया है और छोटे कंदील लाए हैं। 3-4 महीना पहले से हम लोग कंदील बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो अपना मतलब देश का ये पैसा अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये बदलाव न केवल भारत के समृद्ध शिल्प कौशल को संरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त भी करता है और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है। वोकल फॉर लोकल पर जोर ये सुनिश्चित करता है कि इस दिवाली खरीदा गया हर लालटेन, दिया और अन्य सजावटी सामान संस्कृति का जश्न मनाते हुए आजीविका का भी समर्थन करे। दिवाली इसी तरह से देखी हुई है, पूरे लाइट्स एंड आकाश कंदील की तरफ से। तब भी इंडियन था, आज भी इंडियन है, तो चाइनीज़ के लिए ऑलवेज नो है। एंड स्वदेशी माल आप भी खरीदिए, हम भी खरीद रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जो प्रोडक्शन है यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के लिए, इंडिया शुड बाय स्वदेशी, एंड इसके लिए मैं तो हमेशा इंडियन खरीदी करता हूँ और आई ऑलवेज विल प्रमोट स्वदेशी। जैसे जैसे देश भर में घर रोशन होते हैं, इस त्योहार की चमक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की भावना से जुड़ती जा रही है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल की मजबूत भावना झलक रही है, जो कि भारत के शिल्पकला को दर्शाती है और साथ ही स्थानिक रोजगार को भी मजबूती देती है। स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सशक्त बना रही है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और वहीं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या इस समय पूरे जोर शोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर में लेजर शो, रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी से भी रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का माहौल है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मिट्टी के दिए भी वहां पर बनाए जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे हाथों में अखबार देख रहे हैं, तो आइए अखबारों में आज क्या कुछ प्रकाशित हुआ है उसी तरफ रुख कर लेते हैं। तो इसमें अखबारों के क्लिप में अगर हम बात करें तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो बीते कल आंध्र प्रदेश में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में सीधे तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है और ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेंगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने आंध्र प्रदेश की क्षमताओं की उपेक्षा करके पूरे देश का नुकसान किया है। जो राज्य पूरे देश को आगे लेकर जा सकता था, उसे खुद अपने विकास के लिए संघर्ष करने की नौबत आ गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की सरकार में आंध्र की तस्वीर बदल रही है और साथ ही निर्माण के क्षेत्र में भी लगातार आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और वही अगली खबर है ग्रीन फटाकों से जुड़ी हुई। जी हाँ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप दिल्ली और NCR में ग्रीन फटाके फोड़ सकेंगे, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर कैसे तय होगा कि ग्रीन फटाके हैं क्या। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब राजधानी में ग्रीन फटाकों की बिक्री की छूट के बाद दिल्ली पुलिस अब व्यापारियों को इनकी बिक्री के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। जी हाँ, सिर्फ वही फटाके मान्य होंगे जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी से प्रमाणित होंगे। इसके साथ साथ जिन पर QR कोड भी अंकित होगा और उनकी वैधता और निर्माता की पहचान भी सुनिश्चित होगी। आपको ये भी बता दें कि लाइसेंस के लिए किस तरह से विक्रेता आवेदन कर सकते हैं, वो इस खबर में आज प्रकाशित किया गया है दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से। साथ ही साथ लाइसेंस लेने के लिए किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा, ये भी इसमें बताया है और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और अपनों का ख्याल रख सकें। तो बिल्कुल जैसा कि संध्या ने बताया कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, और इसमें सिर्फ आपकी ही भूमिका नहीं है बल्कि दिल्ली सरकार भी अहम भूमिका इसके जरिए बना रही है और एक एक्शन प्लान भी इसको लेकर तैयार किया गया है, जिसे लागू भी कर दिया गया है। दरअसल अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान को इस समय दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके जरिए धूल और निर्माण प्रबंधन टीमें जो है वो लगातार निगरानी कर रही है कि कहां पर धूल ज्यादा है, कहां पर निर्माण किया जा रहा है। इन तमाम चीजों की निगरानी लगातार की जा रही है, जिससे कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सके। और साथ ही कुछ नियम भी बनाए गए हैं और नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती इस वक्त अपनाई जा रही है, जिसमें खासतौर पर अगर आपको बता दें कि सभी उद्योग अब PNG से चल रहे हैं। इसके साथ ही DPCC की संयुक्त टीम अनाधिकृत ईंधन पर भी सख्ती करती हुई नजर आ रही है। और प्रदूषण रोकने के उपायों की अगर हम बात करें तो इस समय 11 दिन में और रात में 5 मोबाइल पेट्रोल टीमें जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं, जो सड़कों पर नजर आ रही हैं। साथ ही 100% पूसा डिस्कम्पोजर का भी छिड़काव इस समय दिल्ली के अंदर पूरा किया जा रहा है। और 500 वर्ग मीटर से बड़े हर निर्माण प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना भी बेहद जरूरी है। तो ये तमाम अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर ये विंटर एक्शन प्लान इस समय लागू किया गया है, खासतौर पर दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण इस समय बढ़ रहा है उस पर काबू पाने के लिए। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई। जी हाँ, केंद्र सरकार लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि आप जिन चीज़ों का खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ हो, साफ हो और आपकी सेहत के लिए लाभकारी हो। तो इसी कड़ी में एक और कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि खाद्य उत्पादों पर ORS लिखना
प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम या ब्रांड में ORS शब्द के इस्तेमाल पर गुरुवार को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश फलों पर आधारित नॉन कार्बोनेटेड या रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित उत्पाद पर ही ORS लिखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों में मीठे पेय पदार्थों को ORS के नाम से कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचे जा रहे थे और जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते थे। बिल्कुल, और अगली खबर जो है वो भी स्वास्थ्य से ही जुड़ी है, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से जगह दी है अपने पेपर में, जिसमें बताया गया है कि एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बच्चों को अपनों से ही गठिया की जो बीमारी है ये इस समय मिल रही है। ये एक रिसर्च सामने आई जिसमें बताया गया कि 8,224 मरीजों के रिश्तेदारों से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिससे विशेषज्ञ जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं 16 साल पहले ये रोग शुरू होता है और दिल के साथ ही दूसरे रोगों का भी खतरा गठिया के जरिए कहीं ना कहीं नजर आता है। और गठिया का जो ये रोग है ये जड़ से खत्म होने वाला रोग नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय रहते ही डॉक्टर को दिखाएं। और अगर परिवार में किसी बड़े व्यक्ति को है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को समय रहते ही डॉक्टर के पास दिखाएं, उनकी दवाइयां और जो इलाज है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी जो आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने अपने पन्नों पर जगह दी है। इसी के साथ अब नया सवेरा में अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कालीदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सफाई और झाग नियंत्रण के लिए बढ़ती जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने दोहराया कि छठ पर्व में यमुना में इस बार झाग दिखाई नहीं देगा। क्या है यमुना की वर्तमान स्थिति, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। छठ पूजा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यमुना नदी में जाकर जायजा ले रही हैं। आप यहां मेरे पीछे देख सकते हैं, हम भी यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में सफाई का काम कर रही हैं। हालांकि गाद है वो पहले निकाली जा चुकी है। लगातार जो जल कुंभी भी हैं उनको भी पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि जो व्रतधारी हैं छठ के अंदर पूजा करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर भी जायजा लिया और उन्होंने बताते हुए ये खुशी जाहिर की कि यमुना जी जो बह रही हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बड़ी है। इसका मतलब ये है कि नदी के अंदर जल जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। आज अमोनिया की मात्रा भी काफ़ी कम है। आज पानी में फास्फेट की मात्रा भी काफ़ी कम है जिसकी वजह से सफ़ेद झाग नहीं बन रहे हैं। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। हजारों टन जल कुंभी जो यमुना जी पे होती है उसको हमने हटाने के लिए काम किया और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जो जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। दिल्ली सरकार के काम का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। रोजाना यमुना नदी की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बार कह सकते हैं कि छठ पर्व के अंदर व्रतधारी भगवान सूर्य को यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अच्छे से अर्घ्य दे पाएंगे। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं त्योहारी मौसम को भुनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता और अभिनेत्री नीतू चंद्रा आ रही हैं अपनी नई फिल्म छठ के साथ, जो रिलीज हो रही है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। और इसके साथ ही नीतू को इस बार चुनाव आयोग द्वारा बिहार स्टेट स्वीप आइकन भी बनाया गया है, जो लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज की उनके साथ ये बेहद ही खास बातचीत।
आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए करते हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता नीतू चंद्रा से। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है भारत के अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जी, हमारी अगली जो फिल्म है जो भोजपुरी में है, हमने सारी पूरी फिल्म को बिहार में ही शूट किया है, उसका नाम है छठ। 2.5 घंटे की ये फिल्म जो आपको हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और जो ब्यूटीफुल छठ हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक जॉइंट फैमिली के इमोशन में दिखाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। 24 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, हमारे अपने वेव्स OTT पे रिलीज हो रहा है। जब OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था वेव्स, बहुत कम समय हुआ है, बहुत जल्द इसने लोकप्रियता हासिल की है। शुरुआत में आपने 2 फिल्में OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे डाली थी और वो बहुत अच्छी गई, कैरेटी और जैक्सन हॉल्ट। तो किस तरह से आप देखती हैं भारत के अपने इस OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की इस जर्नी को भी? वेव्स बहुत ही एक होप जिसको कहते हैं, एक विश्वास है वेव्स, बिकॉज चूँकि ये हिंदुस्तान का मतलब अपना OTT प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन, प्रसार भारती का, और इसे बहुत प्यार से एक ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्च किया गया है। हर भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं। बहुत ध्यान से सिलेक्शन होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म रिलीज़ होना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इसकी रीच पूरे कोने कोने तक है। नीतू चंद्रा हमारे साथ हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा स्वीप आइकन घोषित किया गया है। किस तरह से एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आए अपने घरों से मतदान करने के लिए? जी, मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सारे वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपके हाथ में आपका भविष्य है, तो प्लीज़ बाहर आएं और वोट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट हमारा है और हमारे लिए है। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी लेज़ीनेस ना दिखाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़रूर देखिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर नीतू चंद्रा की नई फिल्म छठ, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा हर एक वोट है ज़रूरी, इसलिए इस बार भी चुनाव के दौरान मतदान करना ना भूलें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और चलिए नया सेवा में अब आगे बढ़ते हैं, जहां नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर डालते हैं एक नजर टेक टॉक पर, जिसमें अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक्स क्रोमोसोम्स के KDM6A जीन की पहचान की है, जो महिलाओं के मस्तिष्क में सूजन बढ़ाता है, जिसके कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों से अधिक प्रभावित होती हैं। साथ ही कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स विश्वविद्यालय के शोध में भी ये पाया गया कि महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे उसमें इन्फ्लेमेशन की दोहरी संभावना भी होती है, जो आयु और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को बढ़ाता है। चूहों पर किए गए इस प्रयोग में जब KDM6A जीन और उससे जुड़े प्रोटीन को निष्क्रिय किया गया, तो मादा चूहों में तंत्रिका विकार और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे लक्षणों में भी सुधार पाया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने डायबिटीज की दवा से भी इस जीन की प्रोटीन को निष्क्रिय किया, जिससे सूजन घट गई। और चलिए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। और दुनिया भर की खास खबरों में सबसे पहली बात फिलीपींस की, जहां भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर हिल गई और आज सुबह फिलीपींस के मिंडानाओ में तेज भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार मिंडानाओ में 6.0 की तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 90 किलोमीटर नीचे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन वार्ता हुई, जिसे ट्रंप ने बेहद सार्थक बताया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका रूस व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे।
वहीं अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई सागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी वाली नाव पर सैन्य हमला किया, तो वहीं वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया कि वो ये निर्धारित करे कि उसके तट के पास जहाजों पर अमेरिका द्वारा किए गए घातक हमले अवैध हैं या नहीं, और वेनेजुएला की संप्रभुता का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी करें। और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो बिजनेस में सबसे पहले बात करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही दोनों देश एक दूसरे को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साझा करने को भी बढ़ावा देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है और कई नए क्षेत्र केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की तिकड़ी मैदान पर एक साथ नजर आई। रोहित शर्मा को हेड कोच गौतम गंभीर के साथ गंभीर चर्चा करते हुए देखा गया। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ नेट्स पर बल्लेबाजी भी की। आईसीसी ने अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ ACA-BTCA क्रिकेट स्टेडियम में एक तरफा जीत हासिल की है और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया था। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 21 नवंबर तक विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का आयोजन होगा। और चलिए नया सवेरा में अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुरू किए गए 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आज समापन हो रहा है। यह अभियान पूरे एक महीने तक देश भर में चलाया गया, जिसकी इस साल की विशेष थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की मजबूती का आधार बनाना है। आज इस 8वें राष्ट्रीय पोषण मिशन का समापन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक भव्य समारोह में किया जा रहा है। इस समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। यह अभियान उस ऐतिहासिक पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से की थी। और इस राष्ट्रव्यापी मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को कुपोषण की गंभीर समस्या से पूरी तरह मुक्त कराना है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले आपको छोड़े जा रहे हैं दिवाली के मौके पर बाजारों में छाई हुई रौनक की सुंदर सुंदर तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, आप देखिए बाजारों की ये रौनक और जल्दी से आप भी निकलिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दिवाली का त्योहार अब बेहद ही नजदीक है। ऐसे में लाइटें हो चाहे दिए हो, हर किसी की नजर सिर्फ इन्हीं चीजों पर है कि सुंदर सुंदर दिए मिल जाए, सुंदर सुंदर लाइटें मिल जाए, जिससे कि दिवाली के इस त्योहार को और भी घर में जब लाइटें लगेंगी तो और भी ज्यादा रोशन बनाया जा सके। तो आप भी निकलिए अपने घरों से, शॉपिंग कीजिए और इसी के साथ इन तस्वीरों का लीजिए आनंद। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।